हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन गाइड। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो हम किसकी बात करेंगे बेटा? डीएनए की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए क्या होता है, इसकी खोज कब की गई थी, डीएनए अणु है क्या है, प्राकृतिक यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है और केंद्रक में उपस्थित होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे, मतलब चित्र है। एक तो ये है, ठीक है बेटा, एक तो ये है चित्र, लेकिन एक मेरे हाथ में भी है डीएनए। ये देखिए, एक मेरे हाथ में भी डीएनए। आपको आज मैं डीएनए पूरा समझा दूंगा, पूरा विधिवत पढ़ा दूंगा कि आप इसके बाद भूलेंगे नहीं बिल्कुल डीएनए को। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें और डीएनए पढ़ना स्टार्ट करें। ये देख सकते हैं आप डीएनए, ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके देख सकते हैं। यानी कि ये डीएनए है, ये पूरा डीएनए है कि हमारा कैसा होता है, सीढ़ी नुमा इसका होता है, सर्पिलाकार, यानी कि कैसा होता है, टेढ़ी मेढ़ी संरचना इसकी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। एडेनिन कौन होते, ग्वानिन कौन होते हैं, थाइमिन कौन होते हैं, साइटोसिन कौन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डीएनए होता है बेटा, एक न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि कौन है, न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक हो गया डीएनए और एक हो गया आरएनए। एक कौन हो गया? डीएनए हो गया और एक आरएनए हो गया। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा जरूर। इससे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए या डीएनए की संरचना बनाइए। तो आपको क्या करना है, डीएनए का पूरा नाम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड आएगा। देखो, डीएनए जो होता है वो होता है, पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है। ठीक है, पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है डीएनए। मानव तंत्र में क्या मतलब, कोशिकाओं में, केंद्रक में कहाँ उपस्थित होता है क्या नहीं, लेकिन इसको हमें पढ़ना है क्या, केवल हमें एग्जाम भर के लिए पढ़ना है। ठीक है, और मेन मेन चीजें मुझे सीखनी है आप सभी को। ठीक है, मेन मेन चीजें जब समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है, ये 5 होते हैं, ये 3 स्क्वायर होते हैं, यानी कि 5 वाला हो गया, और इनके इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। एक तो बोर्ड पर है और एक हाथ में है, तो सबसे बेटर है कि हाथ में जो है उससे समझा जाए। मतलब ये और ये जो होता है, ठीक है, ये इनके इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है बेटा? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और ये जो यानी कि इसके और यहां तक ये जो दूरी होती है, ये जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? केंद्र की अक्ष बोला जाता है। और ये जो लघु खांचे होती है, लघु मतलब छोटा होता है, ठीक है, और ये इसकी जो लघु खांचे होती है, इनकी दूरी जो होती है 6 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, ठीक है, फिर भी मैं इससे आपको समझा दूंगा, आपको इससे समझा दूंगा कि डीएनए कैसे होता है। ठीक है, और ये जो होती हैं इनके दीर्घ खांचे और इनके बीच की जो दूरी होती है, मतलब इनके और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो केंद्रीय मुख्य अक्ष होता है, मतलब जो ये लाइन सी लंबी गई, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए आप सभी लोग डीएनए देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है डीएनए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है बेटा, तो आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है और बहुत मजा आने वाली है पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये डीएनए क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे बेटा कि डीएनए के बारे में, फिर भी इसको भी मैं बताता हूं, तब तक इधर रख दूं। ठीक है, अब डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे बेटा। आपको लास्ट तक जाना है, ठीक है, तभी आप इसके बारे में आज पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, आपको इसको कहां तक जाना है? लास्ट तक ही देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही आपको नई नई चीजें मैं लाता रहूंगा और आपको चीजें सिखाता रहूंगा, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझ रहे हैं, तो चले, यानी कि डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने कब की थी? सन 1869 में की थी। ठीक है, यानी कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जैविक अणु है, डीएनए जो एक है जैविक अणु, वृहत जैविक अणु, और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, केंद्रक में उपस्थित, केंद्रक में उपस्थित। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और
आरएनए। हमारे न्यूक्लिक अम्ल कौन होते हैं? डीएनए और आरएनए। आज हम डीएनए की बात करेंगे, फिर उसके आगे हम आरएनए की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझ गए होंगे। आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चलूंगा, क्योंकि पॉइंट जब आप पॉइंट में पढ़ेंगे तो यानी कि पॉइंट में चीजें हमें याद हो जाती हैं। आपको रटना नहीं है, थ्योरिकल बनाने के लिए मुझे पॉइंटों में इसको तोड़ना पड़ेगा। जब पॉइंट आप याद करेंगे, यानी कि पॉइंट होते हैं, तो पॉइंट वही बनाकर को आपको ऐड कर देना। ठीक है, वही बनाकर आप ऐड कर देंगे तो एक क्या बन जाएगी? थ्योरी हमारी बन जाएगी। जब थ्योरी बन जाएगी तो आसानी चीज हो जाएंगी। मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना। अब बच्चे स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो नहीं बना पाते हो, कैसे बनाना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा, तो आराम आराम से चीजें सीखेंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है कि ये उपस्थित कहां होता है? उपस्थित बेटा ये केंद्रक में होता है। कहां होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसकी खोज बताई दी मैंने। ये गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले, यानी कि किस पर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले कैसे होते हैं? ये अणु होते हैं। क्या बोला जाता है? वृहत अणु, यानी कि ये प्रोटीन से भी बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? ये प्रोटीन से भी बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि ये केंद्रक में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में। ठीक है, और केंद्रक किसमें पाया जाता है बेटा? केंद्रक जो पाया जाता है कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की एक ऐसी श्रृंखला है, लंबी, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, बहुलक है। लंबी श्रृंखला वाले क्या है? ये नंबर एक पॉइंट ऐसे हो गए, यानी कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले क्या है? बहुलक होते हैं। ठीक है, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अगर तुमसे पूछ दिया जाए बेटा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो डीएनए को ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे कि किसको कहा जाता है? डीएनए को ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। देखो जैसे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं कि डीएनए को क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना पड़ेगा, तभी पूरा डीएनए आप समझ जाएंगे। इसके बाद आप कभी डीएनए भूलेंगे ही नहीं कि डीएनए कैसे लिखना है, कैसे नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यानी कि एक इनको क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाली, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी बोला जाता है। देखिए ऐसे, ये देखो है, जब इसको ऐसे घूमेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता चलता है। अभी मैं बताऊंगा, देखो आप सभी को इसमें रेड, ग्रीन, ठीक है, यानी पीला, ब्लैक, लाल, ये सब तुमको दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को बच्चों। ठीक है, तो अभी ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं। जब आप इसको, अभी मैं बताऊंगा कि रेड वाले क्या होते हैं, ग्रीन वाले क्या होते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब इतनी बात समझ गए, यानी कि अगला पॉइंट जो है कि डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से, यानी कि किसके अपघटन से? पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटोज शर्करा, यानी कि कौन सी शर्करा बनती है? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्री यौगिक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक पेंटोज शर्करा हो गए, तो इनको बोला जाता है बेटा फास्फोरिक। ठीक है, क्या बोला जाता है? फास्फोरिक। और एक होती है नाइट्रोजनी युक्त, ठीक है, नाइट्रोजनी युक्त विषम चक्रीय यौगिक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? क्षारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे, यानी कि डीएनए क्या होता है? अगर तुमसे पूछे इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, और एक क्या होता है? और ये जो सर्पिलाकार जो होती है, इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 12 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एडेनिन थाइमिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन थाइमिन हो गया, ग्वानिन साइटोसिन हो गया, और ग्वानिन साइटोसिन, यानी कि अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और एक डीएनए की यहां से भी आप देख सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इससे भी आप देख सकते हैं, और इसको भी क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा। ठीक है, और केंद्रीय अक्ष होता है, यानी कि एक केंद्र होता है, उसका अक्ष होता है। केंद्रीय
मुख्य कुंजी अक्ष होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4, 4 भागों में, यानी कि एक, देखो ये एक हो गया ऊपर का हिस्सा, 2 3 और 4, यानी कि 4 हो गए, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं। तो इतनी बात समझ गए होंगे, आगे बढ़े। आप सभी को उसको नोट करते हुए जाना है। देखिए एग्जाम है आप सभी का, तो आप ये इससे मतलब कि जितने एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं, उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं इससे डीएनए के बारे में, ठीक है। अब इसके 2 भागों में बटा हुआ होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। विषम चक्र यानी कि क्षारक कहते हैं। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए की संरचना का वर्णन, यानी कि देखो खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन जो मॉडल प्रस्तुत किया था, जो मॉडल प्रस्तुत किया था डीएनए का, ये ठीक है, डीएनए का जो ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था, तो किसने प्रस्तुत किया था? कि यानी कि डीएनए संरचना का वर्णन जिसने किया था वो कौन थे? एक थे, यानी कि इनको क्या बोल सकते हैं? जेम्स डी वाटसन, और दूसरे जो थे एक फ्रांसीसी, एक ये वैज्ञानिक हो गए, दूसरे जो थे फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने, यानी कि इनको बोल सकता है क्रिक ने, और FHC यानी कि JD वाटसन, ठीक है, और FHC, ठीक है, FHC, ठीक है। तो उन्होंने ये बेटा जो आपको मैं मॉडल दिखा रहा हूं, डीएनए का मॉडल किसने? वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। वाटसन एवं क्रिक ने इसका मॉडल प्रस्तुत कब किया था? सन 1962, अरे सॉरी बेटा, 1662 में इसका मॉडल प्रस्तुत किया। सॉरी 1962 में इसका मॉडल क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, सॉरी, ठीक है। 1900 मॉडल, यानी कि 1962 में इन्होंने इसका मॉडल प्रस्तुत किया था। अब देखो डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है, ऐसे समझो, यानी कि डीएनए जो एक होता है द्विकुंडलित अणु होता है। डीएनए जो है मेरे पास बेटा कैसा? द्विकुंडलित अणु होता है, ठीक है। और द्विकुंडलित आकृत संरचना, यानी कि कैसी संरचना होती है? इसकी सीढ़ी नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? सीढ़ी नुमा संरचना होता है। आप सभी लोग देखो, थोड़ा आप जूम करके भी देख सकते हैं, ऐसे ये देखिए पूरा मॉडल है। तो यानी कि इसको आप देखोगे तो ये सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सीढ़ी के नुमा हो गई संरचना। इतनी बात समझ गए बेटा, ठीक है। अब ये एकांतर क्रम में फास्फेट तथा, यानी कि किसके साथ? फास्फेट हो गया, ठीक है, और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यानी कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ में क्या रहते हैं? इकाइयों द्वारा बनी होती, मतलब एक फास्फेट शर्करा होती और एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यानी कि इकाइयां होती हैं। क्या होती हैं? इकाइयों द्वारा बनी होती। इनके मुख्य भाग शर्करा व फास्फेट होती हैं। मतलब इनका जो मुख्य भाग कौन कौन होता है? शर्करा व फास्फेट, ठीक है। इनका जो मुख्य भाग होता है वो शर्करा व फास्फेट होता है, ठीक है। अभी इस पर और बात करूंगा। अब आगे बात करते हैं बेटा, इनका मुख्य भाग शर्करा व फास्फेट होता है। इनमें नाइट्रोजनी क्षार, अब हम बात करेंगे इनमें नाइट्रोजनी क्षार, किसकी? नाइट्रोजनी क्षार। अब इसमें नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो नाइट्रोजनी क्षार यानी कि ऐसे समझो, देखो नाइट्रोजनी क्षार पहले मैं लिखे दे रहा हूं, यानी कि एडेनिन हो गया, इसको ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेटा थाइमीन, इसको टी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और एक हो जाता है ग्वानिन, जिसको हम जी से व्यक्त करते हैं, और एक जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा साइटोसिन। साइटोसिन को हम सी से व्यक्त करते हैं। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, यानी कि कितने होते हैं? एडेनिन हो गया, ग्वानिन, थाइमीन हो गया, ग्वानिन हो गया, और साइटोसिन हो गया। तो आपको मैं इसके अंदर बता दे रहा हूं, जितने ये ग्रीन वाले हैं, जितने ये ग्रीन वाले हैं, ये क्या है? यानी कि एडेनिन हो गए। अब ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो जितने तुम्हारे एडेनिन और तुम्हारे होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ये होते हैं प्यूरिन,
ये क्या बोला जाता है, प्यूरिन क्षारक बोला जाता है, यानी कि प्यूरिन क्षार में होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, प्यूरिन क्षार। ठीक है, और ये थायमीन और साइटोसिन कौन होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। ठीक है, पिरिमिडीन क्षार होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्यूरिन क्षार होते हैं, ये जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ये द्विचक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं, द्विचक्रीय होते हैं। ठीक है, और जो पिरिमिडीन क्षार ये होते हैं, थायमीन और साइटोसिन, ये एक चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक चक्रीय होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से डीएनए न्यूक्लियस में, यानी कि पाया किसमें जाता है, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हरित लवक में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, और कहां पाया जाता है, इतनी बात समझ गए कि नाइट्रोजनी क्षार कौन होते हैं, प्यूरिन में कौन कौन आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा, यानी कि आपको जो ग्रीन वाले देख रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं एडेनिन, और जो ये वाले देख रहे हैं नीले वाले, इनको बोलते हैं ग्वानिन। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे पिरिमिडीन, यानी कि प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन के अंतर्गत, प्यूरिन और किससे जुड़ा रहता है, एडेनिन जो जुड़ा रहता है बेटा, देख सकते हैं। ठीक है, और ये थायमीन, यानी कि थायमीन, ये हो गया तुम्हारा, कौन हो गया तुम्हारा थायमीन, ये देखिए। ठीक है, तो यानी कि इतनी बात समझ गए, थायमीन को क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन बोला जाता है। अब थायमीन वाले कौन से हैं, ठीक है, ये थायमीन वाले, ये थायमीन हो गए, और साइटोसिन कौन हो गए, रेड वाले। ठीक है, साइटोसिन कौन हो गए, तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा एडेनिन, थायमीन से जुड़ा रहता है। एडेनिन जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है, थायमीन से। ये देखिए यहाँ पर AT है, तो एडेनिन थायमीन से हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले वाला जो हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बेटा, ये हो जाएगा नीला वाला ग्वानिन, और ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है, साइटोसिन से। ये देखिए ग्वानिन और साइटोसिन से जुड़ा है, ग्वानिन और साइटोसिन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, यानी कि एडेनिन और थायमीन के बीच में, एडेनिन और थायमीन के बीच में, एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। यानी कि एडेनिन और थायमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। और जो तुम्हारा हो गया, यानी कि जिसको बोला जाता है थायमीन, यानी कि अब हो गया ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं बेटा। देखो मेहनत बहुत कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो आप सभी लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है और हमारे चैनल के साथ में बने रहना है। ठीक है, देखो ऐसे आपको रोज एक से अच्छी क्लासें मिलती रहेंगी। देखिए जैसा कि अभी थोड़ा इधर बोर्ड का एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में फिर बहुत जल्दी यूपी टेट, ठीक है, और भी अन्य कक्षाएं जो आपको इंटरेस्ट बनाए पढ़ने में, वो भी चालू होंगे। ये नहीं कि केवल यूपी टेट चालू हो गया तो यूपी टेट ही चालू रहेगा। ठीक है, नहीं, इसके साथ आपको बड़ी अच्छी कक्षाएं मिलेंगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, लाभ मिलेगा। मोटिवेशनल क्लासें हो जाएंगी कुछ। ठीक है, तो क्या अभी ये शुरुआत है, शुरुआत में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा बेटा। मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कॉन्टेक्ट, अच्छे से अच्छे टीचर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक ये शुरुआत है। हमारे पास तो बेटा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसी पे अभी लिखना है, डिजिटल बोर्ड है नहीं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड कैसे आ सकता है, जब आप लोग हमारा साथ देंगे तभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ाई कर लेते हैं कि जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी। बिना मेहनत के कुछ बेटा हासिल नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको कुछ भी करना है, तो कोई भी काम करना है, तो सुबह उठ करके आपको कहाँ जाना पड़ेगा, काम पर जाना ही पड़ेगा। जब काम पर ही जाओगे तभी तो हम शाम के लिए व्यवस्था कर पाओगे, शाम के लिए व्यवस्था कर पाएंगे ना। तो यानी कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, पढ़ाई हमें सिखाती है चीजों को समझना, चीजों को जानना। ठीक है, जितनी आप मेहनत कर ले जाओगे बेटा, उतने अच्छे अंक मिलेंगे, उतना देश का नाम होगा। ठीक है, अपने देश का भविष्य कैसे सुधर सकता है, यानी कि जितने लोग साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, है ना। ठीक है, तो आगे बात करें बेटा, यानी कि एडेनिन और थायमीन में हाइड्रोजन बंध कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन में हाइड्रोजन बंध कितने होते हैं, 3 होते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। दीर्घ खांचे ये लंबी वाली होती हैं और लघु खांचे 6 एंगस्ट्रॉम होती हैं। और इनके जो यानी कि
इनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से देखो एडेनिन थाइमिन से और एडेनिन ये भी थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन से, तो थाइमिन एडेनिन से, ठीक है। आगे वाले जो पार्ट में हो जाएगा ये थाइमिन एडेनिन से हो जाएगा और ग्वानिन साइटोसिन से हो जाएगा, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन से हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। यानी कि ये जो तुम्हारे होते हैं ये हाइड्रोजन बंद बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? हाइड्रोजन बंद बोले जाते हैं। इतनी बात समझ गए बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाले में थाइमिन जो जुड़ा रहता है एडेनिन से जुड़ेगा, ग्वानिन जो जुड़ेगा वो एडेनिन से, थाइमिन एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, इसी प्रकार ग्वानिन यानी कि साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, थाइमिन एडेनिन से और ग्वानिन साइटोसिन से। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमता रहता है डीएनए, ठीक है। ये ऐसे देखो राउंड कर रहा है इसी प्रकार से। तो यानी कि डीएनए जो होता है बेटा यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के हरित लौक में उपस्थित होता है। यानी तुमसे पूछ दिया यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रासायनिक संगठन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? जिसको क्या बोला जाता है? रासायनिक संगठन, ठीक है। डीएनए का रासायनिक संगठन, ठीक है। तो डीएनए सबसे बड़े जैविक अणु होते हैं, ये प्रोटीन अणुओं से भी बड़े होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोटीन अणुओं से भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जैविक अणु होते हैं, ठीक। डीएनए का पूर्ण जल अपघटन करने पर पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिक जिन्हें हम क्षारक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शर्करा की। किसकी बात करेंगे? पेंटोज शर्करा हो गई, ठीक, और फास्फोरिक अम्ल हो गया। तो हम किसकी बात करेंगे बेटा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शर्करा। शर्करा क्या होती? अब शर्करा में क्या होता है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा को हम क्या कहते हैं? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा मोनोसेकेराइड, यानी कि ये कौन सी शर्करा होती है? मोनोसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड, इसको क्या बोला जाता है? मोनोसेकेराइड पेंटोज, यानी कि मोनोसेकेराइड पेंटोज शर्करा होती है। यानी कि शर्करा जो होती है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा जो बोली जाती है, अगर पूछ दिया जाए कि डीएनए में शर्करा जो पाई जाती है बेटा वो कौन सी शर्करा होती है, तो ये शर्करा होती है मोनोसेकेराइड्स पेंटोज शर्करा। मोनोसेकेराइड्स पेंटोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। जो नंबर 2 है उसको हम फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? डीएनए में पाए जाने वाले अम्ल को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। डीएनए में पाए जाने वाले क्या कहते हैं? फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अब फास्फोरिक अम्ल जो पाया जाता है तो डीएनए की क्या होता है? डीएनए अम्लीय होता है। किसके कारण? ये फास्फोरिक अम्ल के कारण जो डीएनए कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है बेटा, ठीक है। ये डीएनए कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट है। इतनी बात समझ गए होंगे, फास्फोरिक अम्ल के कारण डीएनए कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। आगे हम बात करते हैं बेटा, इतनी बात समझ गए तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेहनत कर पसीना बहा, मेहनत कर पसीना बहा, सफलता मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो मेहनत करनी है खूब जितनी हो सके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा नाइट्रोजनी, ठीक है। अभी मैंने बता ही दिया था नाइट्रोजन क्षार कौन होते हैं? नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार कौन कौन होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक होता है प्यूरिन, ठीक, और जो दूसरा होता है जिसको बोला जाता है पिरिमिडीन, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो प्यूरिन यानी कि इस पहले मैंने बता दिया था कि इसमें क्या हो जाएगा? प्यूरिन में ए हो जाएगा, ए तथा जी,
ये हो गया तुम्हारे किसके, प्यूरिन क्षारक। ठीक है, पिरामिडीन क्षारक में ये कैसा होता है, ये मान लो 2 चक्री हो गए, और पिरामिडीन जो क्षारक होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, द्विचक्री होते हैं, यानी कि इसमें कौन सा आ जाएगा, थाइमिन और साइटोसिन आ जाएगा। ठीक है, थाइमिन और साइटोसिन आ जाएगा। तो ये डीएनए के रासायनिक संगठन होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे बात करेंगे बेटा, अब हम बात कर लेते हैं डीएनए के प्रकार। डीएनए के प्रकार, ठीक है, डीएनए के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, होते तो 5 प्रकार के, जो मुख्यतः होते तो 5 प्रकार के, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, हम पांचों बता दे रहे हैं आपको। एक होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ए डीएनए की, ए डीएनए। नंबर 2 जो होता है उसको बोलते हैं हम बी डीएनए, और नंबर 3 जो होता है उसको बोला जाता है बेटा सी डीएनए, और नंबर 4 जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है, डी डीएनए, डी डीएनए। और नंबर 5 वाला जो डीएनए होता है, 5 वाला होता है, इसको बोला जाता है जेड डीएनए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन कौन होते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि ये तो, इनको क्या बोला जाता है, ये असामान्य अवस्था के डीएनए होते हैं, यानी कि असामान्य अवस्था के डीएनए कौन होते हैं, ए डीएनए हो गया, और बी, यानी कि ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, सी डीएनए हो गया, और तुम्हारा डी डीएनए हो गया। ये असामान्य अवस्था के डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे मेन होते हैं बी डीएनए होते हैं और जेड डीएनए होते हैं। तो हम पहले बी डीएनए और जेड डीएनए की बात करेंगे, फिर ये मैं आप लोग समझ जाएंगे, या एक तरफ से ही बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ए डीएनए में ये, इनमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये किधर होते हैं, दक्षिणाव्रत होते हैं बेटा, किधर होते हैं, दक्षिणाव्रत होते हैं। ठीक है, इनके कुंडलों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इनके कुंडल कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बस इनका यही है। ठीक है, इनके कुंडलों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और ये दक्षिणाव्रत होते हैं। कैसे होते हैं, दक्षिणाव्रत होते हैं। ठीक है, मान लो जैसे यह डीएनए, तो किधर ऐसे दक्षिणाव्रत घूमेगा। ठीक है, दक्षिणावर्त कुंडलित होता रहेगा। समझ रहे हो आप लोग। देखो आज मैं डीएनए का आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। ठीक है, डीएनए के बारे में बता दिया, बिल्कुल ऐसे होता है। बनाना कैसा है अभी मैं सिखाता हूं। ठीक है, पूरी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बी डीएनए। अब देखो जो बी डीएनए था, इसी को किसने, वाटसन और क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने कब, सन 1962 में, यानी कि जो ये तुम्हारा होता है बी डीएनए, वाटसन एवं क्रिक ने, इसमें प्रत्येक समाचार जोड़ी मोटाई उपांग, यानी कि इसमें जो इनके उपांग की 34 एंगस्ट्रांग ना हो करके, यानी कि जिनके उपांग होते हैं ये वाले, ठीक है, इनकी जो ये 34 एंगस्ट्रांग ना हो करके 36 एंगस्ट्रांग होती है। ठीक है, यही जो मॉडल होता है इसी को हम बी डीएनए भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बी डीएनए भी बोला जाता है बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे बढ़ते, प्रत्येक कुंडल की 10 की जगह पर, यानी कि प्रत्येक कुंडल, यानी कि इनके जो प्रत्येक कुंडल होते हैं ये इनकी 10 की जगह पर, 10 की जगह पर कितने होते हैं बेटा, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 10 की जगह पर जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है, इनके न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है 10 की जगह पर 10.5 होती है। कितनी होती है, 10.5 होती है। न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ियां होती है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स ये जोड़ियां इनकी 10.5 होती है। आगे हम बात करते हैं अगले डीएनए की। इतनी बात समझ गए बेटा। आगे देख लीजिए, अब हम बात करते हैं बेटा ए बी सी डीएनए की। ठीक है, अब सी डीएनए क्या होता है, ये भी तुम्हारा दक्षिणाव्रत होता है। तो इसमें दक्षिणाव्रत ये भी होगा, इसके कुंडलों की संख्या कितनी होती है, 9.3, यानी कि 9.3 होती है। ठीक है, उसके बाद जो डी डीएनए होता है ये भी आपका कैसा होता है, दक्षिणाव्रत होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन जो तुम्हारा आप सभी का जेड डीएनए होता है, जेड डीएनए, ये इसीलिए बताया गया ये असामान्य अवस्था के डीएनए होते हैं। लेकिन जो बी डीएनए और जेड डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ये हमारे क्या होते हैं, इसकी खोज, अब इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वांग ने। ठीक है, ठीक है, वांग तथा अलेक्जेंडर, वांग तथा
अलेक्जेंडर ने कब की थी? रिच, यानी कि कौन थे? अलेक्जेंडर रिच, ठीक है। उन्होंने 79 में की थी। कब की थी? 1979 में की थी, ठीक है। तो यह बाएं हाथ की तरफ होता है। यह किधर होता है? यह बाएं हाथ की तरफ होता है। कैसे? बाएं हाथ की तरफ होता है, ठीक है बेटा। तो ये बाएं हाथ की तरफ होता है। इसके प्रत्येक कुंडल में यानी कि कितने क्षारक पाए जाते हैं? 12 क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। 1979 में, ठीक है। यानी कि इसको कब, किसकी खोज की गई थी? कब? 1979 में की गई थी, ठीक है। 1979 में। इनमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बोलने में, ठीक है। 79, 89, 69, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, ये थोड़ा मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। 1979 में, 1979 में की गई थी, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग। तो इसके 12 क्षारक, यानी कि इसमें कितने होते हैं? 12 क्षारक होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 5। अब इसके प्रत्येक जोड़े के बीच की दूरी कितनी? यानी कि 34 एंगस्ट्रांग। 34 एंगस्ट्रांग के स्थान पर कितने हो जाते हैं? 38 एंगस्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए के प्रकार हो गए बेटा। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट लक्षण की, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो डीएनए क्या होता है कि देखो, लगभग जो डीएनए होता है 6 फुट का होता है। कितने फुट का होता है? 6 फुट का होता है। या एक कोशिका में, ठीक है, या एक कोशिका में होता है। एक कोशिका में कितना होता है? 6 फुट का होता है, ठीक है। और करीब करीब 30 खरब कोशिकाएं। 30 खरब क्या है? कोशिकाएं हैं। तो यानी कि समझ लो, अगर 6 फुट का एक कोशिका में पाया जाएगा तो यानी कि प्लूटो तक की दूरी भी पता लगा सकते हैं। इतना बड़ा ये हमारा डीएनए होता है। यानी कि सूर्य से, यानी कि पृथ्वी से सूर्य तक भी जा सकते हो, जोड़ जोड़ करके अगर प्रत्येक कोशिका में डीएनए को देख लिया जाए। तो इतनी बात समझ गए बेटा। ये क्या है? आपका डीएनए है। मेरे हाथ में है डीएनए आज, ठीक है। देख लीजिए, मैं आप सभी के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं बेटा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, तभी चीजें समझ पाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं देखो, इसके अगर तुमसे पूछेगा कार्य यानी कि लक्षण क्या होते हैं, तो इसके एक कुंडल जो होता है, एक कुंडल के पूरे चक्र की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रांग होती है। पूरे चक्र की लंबाई की कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रांग। ये द्विरज्जुकीय अणु, ठीक है, द्विरज्जुकीय डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रांग होता है। द्विरज्जुकीय डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रांग। ये होता है ऊपर वाला 20 एंगस्ट्रांग होता है। तथा प्रत्येक जोड़ों के मध्य में यानी कि प्रत्येक जोड़ों के मध्य में जो इनकी खांच होती है, यानी कि कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रांग होती है। 3.4 एंगस्ट्रांग दूरी होती है, ठीक है। और ये नाइट्रोजनी क्षार शर्करा के प्रथम कार्बन, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार के शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ा रहता है। प्रथम कार्बन से जुड़ा रहता है। इतनी बात समझ गए? यानी कि जो ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये किससे? एडेनिन हो गया। एडेनिन किससे जुड़ा रहता है बेटा? थाइमिन से, ठीक है। और जो तुम्हारा होता है ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन से। ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन से हो गया। ये ग्वानिन हो गया और ये साइटोसिन हो गया। ये तुम्हारा आपका क्या हो गया? एडेनिन हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? थाइमिन हो गया, ठीक है। अब ठीक है, इतनी बात समझ गए। और इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार शर्करा एवं फास्फेट PO4, ठीक है, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा था डीएनए पूरा, जो हमने आप सभी को बता दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करता है। क्वेश्चन यानी कि अब देखो, कुछ इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी से मैं बताया दे रहा हूं परीक्षा में आने के लिए इसके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। डीएनए अणु की आणविक संरचना या का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। या डीएनए क्या होता है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, उनका इनमें क्या करना, वर्णन करना है, ठीक है। या इसी प्रकार डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो ये इस प्रकार से या आपसे पूछ दिया जाएगा डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? डीएनए की दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी, डीएनए के दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी क्या होती है, ये भी पूछ सकता है। तो यानी कि ये 1 नंबर का हो जाएगा। लेकिन ये
लॉन्ग में आपसे पूछे जाएंगे। डीएनए के अणु की आणविक संरचना पूछे तब भी समझ जाना कि पूरा डीएनए के बारे में सब। ठीक है, तो बेटा हमने ये आप सभी को बता दिया। ठीक है, तो आप सभी को एक कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कल मिलेंगे एक और इसके पार्ट के साथ में जिसका नाम है आरएनए हम कल समाप्त कर देंगे फिर। ठीक है, उसके आगे फिर आगे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो बेटा कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है।